मैं सुरेश कुमार मैथ अनुदेशक आपके लिए आज घर्षण से संबंधित ये टॉपिक कराऊंगा। चैप्टर का नाम है घर्षण। ये सेकेंड ईयर का चैप्टर है। घर्षण या इसको कहते हैं फ्रिक्शन, इंग्लिश में कहेंगे फ्रिक्शन, हिंदी में घर्षण। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले घर्षण की परिभाषा। इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट में बांट दिया है। ये है पार्ट 1, अगला मैं पार्ट 2 लेके आऊंगा, उसमें इससे संबंधित कुछ बाकी का जो और आधा चैप्टर रह जाएगा वो उसमें कराऊंगा। तो सबसे पहले है घर्षण। क्या होता है घर्षण? एक बेसिक उदाहरण लेके आपको बताता हूं। किसी भी वस्तु को उसके धरातल से, किसी वस्तु अगर वहां उसके धरातल पे पड़ी है तो उस वस्तु को उस स्थान से सरकाने के लिए, उसे चलाने के लिए उस पर बल लगाया जाता है। इस तरह बल लगाया जाता है। बल लगाने पे ये वस्तु क्या है, सरकने की कोशिश करेगी। लेकिन इस वस्तु और धरातल, ये नीचे इसके धरातल है, इस वस्तु और धरातल के मध्य में एक बल पैदा होता है जो इस वस्तु को चलने में बाधा पैदा करता है। हमारे द्वारा लगाया गया बल तो इसको चलाने की कोशिश करेगा, लेकिन इन दोनों के मध्य में जो बल पैदा होगा वो इसको सरकने में मुश्किल पैदा करेगा, इसको सरकाने से रोकेगा, जिसको क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं। तो वह विपरीत दिशा में भी होता है। अगर बल इस दिशा में है तो घर्षण इस दिशा में होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसकी परिभाषा बता देता हूं आपको, क्या बनती है इसकी परिभाषा। जब कोई वस्तु धरातल से चलने या सरकाने हेतु उस पर बल लगाया जाए तो वस्तु तथा धरातल के मध्य एक बल पैदा होता है जो वस्तु को चलने में बाधा उत्पन्न करता है, जिसे घर्षण कहते हैं। तो आपको परिभाषा समझ में आ गई कि कोई भी वस्तु धरातल से उसे चलाने या सरकाने के लिए उस पर जो बाह्य बल लगाया जाएगा तो उस वस्तु और धरातल के मध्य एक और बल पैदा होगा जो उस वस्तु को चलने में बाधा उत्पन्न करेगा। उस बल को ही घर्षण कहते हैं और वह बल लगाए गए बल के विपरीत दिशा में होगा। अगर हमने बल इस तरह लगाया है तो घर्षण जो पैदा हो वो इस तरह लगेगा, एक दूसरे के विपरीत लगेगा। ये होता है घर्षण या फ्रिक्शन। अब मैं आपको घर्षण से नियम बताता हूं, घर्षण के नियम। घर्षण के नियम कह दो या इंग्लिश में कहेंगे लॉ ऑफ फ्रिक्शन। लॉ ऑफ फ्रिक्शन। पहला नियम क्या है? लगाया बल और घर्षण बल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक दूसरे के विपरीत होते हैं। नंबर 2, इसका मतलब क्या है? जो हमने बल लगाया और जो घर्षण के द्वारा जो बल पैदा हुआ वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? घर्षण चीकने धरातल पर कम होता है तथा खुरदरे पर ज्यादा होता है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि कोई ऐसा फर्श जो चिकना हो या उस पे कोई ग्रीस, तेल, इस तरह की कोई
पदार्थ पड़ा हो तो उससे अगर कोई वस्तु सरकाओगे तो वो आसानी से सरक जाएगी, उस पर घर्षण कम पैदा होगा। जबकि कोई ऊबड़ खाबड़ या कोई टूटा फर्श है या खुरदरा फर्श है तो उस पर अगर आप वस्तु को धकेलोगे या उसको चलाओगे तो वहां पे घर्षण ज्यादा पैदा होगा। नंबर 3 जो है वो ये क्या कहता है कि सीमांत, ये एक फार्मूला है, वो मैं आपको अभी इसी वीडियो में अच्छी तरह समझाऊंगा। तीसरा ये कह रहा है कि एफ आर इज इक्वल टू ये घर्षण गुणांक, ये इसका तीसरा नियम है कि एफ डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू म्यू घर्षण गुणांक, जहां पे एफ क्या है सीमांत घर्षण और आर क्या है प्रतिक्रिया। मैं अभी आपको ये अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एफ को, फिर मैं आर को समझाऊंगा, दोनों आपको समझ में आ जाएगी। तो ये एक फार्मूला होता है, ये भी घर्षण का नियम है। अब बताते हैं मैं आपको कि एफ क्या होता है और आर क्या होता है। सीमांत घर्षण या इसको कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझा देता हूं आपको क्या होता है सीमांत घर्षण। कोई वस्तु, ये कोई वस्तु है धरातल पे पड़ी है, हमने कोशिश की इस पे बल लगाया इस वस्तु को सरकाने के लिए, तो क्या हुआ हमने थोड़ा बल लगाया, ये वस्तु नहीं हिली। क्यों नहीं हिली, क्यों नहीं चली? क्योंकि इस वस्तु और धरातल के मध्य घर्षण बल है वो ज्यादा है हमारे द्वारा लगाए गए बल से। हमने जो बल लगाया उससे इन दोनों के बीच में जो घर्षण बल पैदा हो रहा है ये ज्यादा है, तो ये नहीं चल पाई। फिर हमने थोड़ा सा और बल लगाया तो फिर ये थोड़े से सरकने की कोशिश की, फिर और बल लगाया तो ये चल पड़ी। इसने अपनी दिशा, अपने जो स्थान है चेंज कर लिया। तो क्या होता है कि एक ऐसा बल, एक ऐसा घर्षण बल जिसको पार करने के बाद, अधिक जो बल लगाया जाता है जिसको पार करने के बाद वस्तु सरक जाती है, उसे क्या कहते हैं सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण बल क्या हो, घर्षण बल क्या हो गया कि ये जाने के लिए मना करेगा, इसको रोकेगा इसको, जबकि हमारे द्वारा बल लगाया गया वो वस्तु को सरकाने की कोशिश करेगा। तो एक ऐसा समय आएगा कि ये बल जो है इससे अधिक हो जाएगा और वस्तु को चला देगा। तो वो एक लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जहां से क्रॉस होने के बाद वस्तु को हिलना पड़ेगा। तो उसी लिमिटिंग घर्षण जो है उसको क्या कहेंगे सीमांत घर्षण। इसको हम किससे डिनोट करते हैं एफ से। किससे डिनोट करते हैं एफ से। क्लियर? तो ये होता है सीमांत घर्षण, मैंने भी आपको एफ बताया था। इसी तरह दूसरा एक नाम था आर, जो मैंने उसमें बताया था, उसको कहते हैं प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया कहते हैं इसे, अभिलंब प्रतिक्रिया। इंग्लिश में इसको कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, ये भी मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बताता हूं कि कोई वस्तु है, वह धरातल पे पड़ी है, कोई ठोस वस्तु, ठोस का मतलब भारी, कोई ठोस वस्तु है वह धरातल पर है, तो वह उसका जितना वजन है वह वस्तु कोशिश करेगी उस धरातल को दबाने की। बात समझ में आ गई कि ये ठोस वस्तु, ये धरातल पे पड़ी है तो यह इसको दबाने की कोशिश करेगी। इसी तरह धरातल जो है वह उसको उठाने की कोशिश करेगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत बल लगा रहे हैं, जितने एरिया में ये वस्तु है उतने एरिया में ये इसको दबाने की कोशिश करेगी। इसी तरह धरातल भी इसको उठाने की कोशिश करेगा। तो ये इन दोनों के बीच में जो प्रतिक्रिया हो रही है, जो इन दोनों के बीच में क्रिया हो रही है, उसे क्या कहते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया। इसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है आर के द्वारा दर्शाया जाता है। तो यही होती है नॉर्मल रिएक्शन या फिर अभिलंब प्रतिक्रिया। इसका एक मैं उदाहरण आपको बताऊं, जैसे कि आप ये मान के चलो एक सोफा ले लो, एक सोफे पे आपने कोई भारी वस्तु रख दी या आप खुद बैठ गए मान लो, तो वह सोफा नीचे हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है बिल्कुल ही नीचे हो जाएगा, वह भी तो कोशिश करेगा ऊपर बल लगाने की। तो वो इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होती है उसे क्या कहते हैं
नॉर्मल रिएक्शन या फिर अभिलंब प्रतिक्रिया आर। क्लियर? तो सीमांत घर्षण एफ आपकी समझ में आ गया, नॉर्मल रिएक्शन आर आपकी समझ में आ गई। अब बारी आ जाती है घर्षण गुणांक की। किसकी? घर्षण गुणांक। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? ये बहुत ही आसान है। हमने दो परिभाषाएं अभी भी पढ़ी है, एक तो एफ की और एक आर की। बस यही तो है कि एफ हमने क्या देखा? एफ क्या होता है? सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण तथा, जिसको हम एफ लिखते हैं, तथा दूसरा हमने क्या पढ़ा था? आर, अभिलंब प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया लिख दो डायरेक्ट, या फिर अभिलंब प्रतिक्रिया, दोनों ही सही है। अभिलंब प्रतिक्रिया आर के अनुपात को घर्षण गुणांक कहते हैं। घर्षण गुणांक कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई? तो आप इसका फार्मूला भी बना सकते हो। जो हमने घर्षण के नियम में लिखा था वही फार्मूला आ जाएगा। क्या होता है? सीमांत घर्षण एफ तथा प्रतिक्रिया आर के अनुपात। अनुपात बन गया कि नहीं बन गया? एफ तथा आर का अनुपात क्या कहलाएगा? घर्षण गुणांक। अगर बोलोगे तो घर्षण गुणांक, लिखोगे तो आप म्यू लिख सकते हैं, क्योंकि घर्षण गुणांक को म्यू द्वारा दर्शाया जाता है। जिस तरह सीमांत घर्षण को एफ से, प्रतिक्रिया को आर से दर्शाया जाता है, उसी तरह घर्षण गुणांक को म्यू से आप दर्शा सकते हो। तो यही मैंने आपको फार्मूला बताया था। उसमें ये यही कहता है, घर्षण का जो नियम है उसमें कहता है कि सीमांत घर्षण समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्शन के। यहीं से जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल लगाएंगे तो ये घर्षण गुणांक आ जाएगा, जिसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, म्यू से दर्शाते हैं। तो ये फार्मूला भी सही है। अगर आप ये लिखना चाहो, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर लिखना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप हटाओगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा आर, और इधर क्या बच जाएगा? घर्षण गुणांक बच जाएगा। तो ये घर्षण गुणांक होता है। क्लियर हुआ? अब बारी आती है घर्षण के लाभ और हानि की। अब मैं आपको घर्षण के लाभ तथा हानि ये भी बताऊंगा। घर्षण के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? लाभ का मतलब एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के लाभ। इसके लाभ भी है, हानि भी है। सबसे पहले बात आती है घर्षण के द्वारा क्या क्या संभव है। घर्षण के द्वारा चलना संभव है। जो व्यक्ति चलते हैं वो घर्षण के द्वारा ही चलते हैं। अगर घर्षण नहीं हो तो हम एक ही जगह खड़े रहेंगे, हम चल नहीं पाएंगे, पैर उठाते रहेंगे, वो वही रहेगा। घर्षण के कारण ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे चलते हैं। नंबर 2, गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, जो भी आप लगाओगे, रेलगाड़ी, ये सब घर्षण के द्वारा ही चलती है। इनके जो पहिए हैं और जो सड़क है उनके बीच में घर्षण पैदा होता है, जिसकी वजह से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट करती है, चलती रहती है। तो ये किसके द्वारा संभव है? घर्षण के द्वारा संभव है। नंबर 3, जब ये चल रही है, गाड़ी भी चल रही है, मोटरसाइकिल चल रही है, रेलगाड़ी चल रही है, सब चल रही है, ये घर्षण के कारण चल रही है, लेकिन ये रुकेगी वो भी किसके कारण? घर्षण के कारण। क्योंकि ब्रेक लगेगा तो इनके ब्रेक और टायरों के बीच में जो घर्षण पैदा होगा उसकी वजह से इनकी स्पीड कम होगी, ये रुक भी जाएगी। तो गाड़ी, यहां तो आप ये लिख सकते हो कि चलना संभव है, इनका घर्षण के कारण चलना संभव है। गाड़ी, मोटरसाइकिल, रेलगाड़ी जो भी है वो घर्षण के कारण चलना संभव, आप ये लिख दो। क्लियर? यहां गाड़ी, रेलगाड़ी आदि ये सब को रोकना ब्रेक द्वारा, ये भी किसके द्वारा संभव है? घर्षण के द्वारा संभव है। तो ये भी इसका लाभ है। इसी तरह नंबर 4, किसी भी प्रकार की मशीन है उसको चलाने के लिए भी घर्षण चाहिए और उसे रोकने के लिए भी घर्षण चाहिए।
तो मशीनों को चलाना तथा रोकना किसके द्वारा संभव है? फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण। तो ये सारे घर्षण के लाभ है, घर्षण के बिना ये असंभव है। तो ये थे घर्षण के लाभ। अब बारी आती है घर्षण की हानि। क्या क्या हानियां होती है घर्षण के द्वारा? डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, हानि, डिसएडवांटेजेस। क्लियर? सबसे पहले क्या है? मशीनों की दक्षता कम होती है। दक्षता समझ में आ गई? दक्षता कम होती है। दक्षता होती है एफिशिएंसी, आउटपुट बटे में इनपुट। इट मीन्स अगर कोई मशीन कार्य कर रही है, जितनी हमने उसको इनपुट दी है पावर, उससे हम आउटपुट लेंगे तो वो हमें कम मिलेगी। यही मतलब है कि हमने इनपुट तो दी ज्यादा, आउटपुट हमें मिली कम। ये सब घर्षण के कारण होता है। घर्षण के कारण उसकी आउटपुट कम निकलती है, जिससे उसकी दक्षता कम हो जाती है। अगर दक्षता कम होगी, इसका मतलब क्या? मशीन में कुछ क्या होगी? मशीनों में कुछ शक्ति नष्ट हो गई, कुछ शक्ति नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। हीट के द्वारा, फ्रिक्शन के कारण जो है, हीट के रूप में जो कुछ शक्ति जो होती है मशीनों की वो नष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आउटपुट कम होती है। नंबर थर्ड, अगर शक्ति नष्ट हो गई, आउटपुट कम होगी, तो जो कार्य हो रहा है उसमें भी देरी होगी, क्योंकि जो कार्य 1 घंटे में होना था अब वो ज्यादा देर में होगा, 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा। तो कार्य करने में, कार्य होने में समय अधिक लगता है, समय अधिक लगता है। क्लियर? ये भी समझ में आ गया होगा। नंबर 4, इन सब को देखते हुए भी एक और जो बड़ा नुकसान है घर्षण का, एक और जो बड़ा नुकसान, जो बड़ी हानि है इसकी, वो क्या है? मशीनें तथा उनके पुर्जे का कार्यकाल अवधि कम हो जाती है, कम हो जाती है। मशीनें तथा उनके पुर्जे की कार्यकाल अवधि कम हो जाती है, उनकी लाइफ कम हो जाती है। जो मशीन ज्यादा दिन चलनी थी, काफी साल चलनी थी, वो कम चलेगी ड्यू टू फ्रिक्शन। घर्षण के कारण उनके जो पुर्जे हैं, जो मशीनें हैं, उनकी लाइफ इतनी लॉन्ग नहीं रहती, उनके पुर्जे कमजोर पड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, तो मशीनें भी जल्द ही खराब हो जाती है। तो ये सब घर्षण की हानियां थी। इससे पहले मैंने आपको लाभ बताया, तो ये अपना पार्ट 1 था, जिसमें मैंने आपको घर्षण की परिभाषा, सीमांत घर्षण, अभिलंब प्रतिक्रिया और घर्षण के लाभ, हानि, घर्षण गुणा, ये सब मैंने आपको बताने की, समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में भी आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्द ही मैं इसका पार्ट 2 ले आऊंगा और इससे संबंधित ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी ले आऊंगा। थैंक यू सो मच।